तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यंग्स मॉडुलस पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यंग्स मॉडुलस हम कहते किसे हैं। विद इन इलास्टिक लिमिट के भीतर द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वही कहलाता है यंग्स मॉडुलस। और हम जो है इस यंग्स मॉडुलस को नॉर्मली कैपिटल लेटर वाई से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो यंग्स मॉडुलस होगा ये बराबर होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के। अब हमें यह देखना है कि ये जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है हम कहते किसे हैं। तो इसे समझने के लिए मान लेते हैं एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह से। आप इसे जो है तार मान सकते हैं, छड़ मान सकते हैं या रॉड मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं यहां पे मान लेता हूं कि ये जो है ये एक तार है और यहां पे जो है इस तार का जो लंबाई है मान लेते हैं कि वो है L। हम क्या करेंगे, हम इस तार पे जो है एक फोर्स लगाएंगे नीचे की तरफ F। हमने क्या किया, हमने इस पे लगाया फोर्स। अब इस फोर्स के कारण होगा क्या, होगा ये जो तार है ये इलांगेटेड हो जाएगा, इसका जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा। चलिए मान लेते हैं कितना बड़ा, वो बढ़ गया, मान लेते हैं कि वो बढ़ गया डेल्टा L। सो हमने मान लिया तार का जो लेंथ है वो बढ़ गया डेल्टा L। तो यहां पे जो तार है इसका जो लेंथ है ये बढ़ा है डेल्टा L और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये मान लेते हैं ये है A। यहां पे इस तरह के स्ट्रेस को हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। अगर वहीं पे इस पे जो है फोर्स इस डायरेक्शन में लगता तो ये जो बॉडी है, ये जो तार है ये कंप्रेस्ड हो जाता। और हम कब कहते हैं इस तरह के स्ट्रेस को, हम कंप्रेशनल स्ट्रेस कहते हैं। फिलहाल हम यहां पे जो है टेंसाइल स्ट्रेस को कंसीडर कर रहे हैं। चाहे टेंसाइल स्ट्रेस हो या फिर कंप्रेशनल स्ट्रेस हो, दोनों को ही कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होगा ये बराबर होगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और हम ये कह सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ये बराबर होगा चेंज इन लेंथ कितना है डेल्टा L। तो यहां पे ये हो गया डेल्टा L डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ है L, तो डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का वैल्यू और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का वैल्यू को जो है हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहां से y इक्वल टू होगा जो कि यंग्स मॉडुलस होगा ये बराबर होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की जगह पे हम लिखेंगे F डिवाइडेड बाय A। तो यहां पे होगा F डिवाइडेड बाय A, पूरे का डिवाइडेड बाय होगा डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। अब जो है ये जो L है ये F से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वहीं पे ये जो डेल्टा L है ये A के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहां से हमें आगे मिलेगा यंग्स मॉडुलस इक्वल टू F इंटू L डिवाइडेड बाय A इंटू डेल्टा L। तो ये है यंग्स मॉडुलस के लिए फार्मूला। अब चलिए देख लेते हैं कि इसका जो है SI यूनिट क्या होगा। तो इसका जो SI यूनिट होगा वो होगा, देखिए कितना, F डिवाइडेड बाय A। इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, A क्या है एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वहीं पे ये जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस का जो SI यूनिट होगा वो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ये नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन का रेशियो होता है। और इस बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को जो है नॉर्मली हम B से डिनोट करते हैं। तो इस बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को समझने के लिए मान लेते हैं कि एक पत्थर का टुकड़ा है कुछ इस तरह से, और हम इस पत्थर के टुकड़े को क्या करते हैं कि हम डाल देते हैं पानी में। अब जैसे ही इस पत्थर के टुकड़े को पानी में डाला जाएगा, होगा ये कि ये जो पानी है, ये पानी जो है इसके सरफेस पे फोर्स अप्लाई करेगा चारों तरफ से, इसके हर एक पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन से जो है फोर्स अप्लाई होगा। कौन फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा ये पानी, ये जो पानी है ये इस पे जो है फोर्स अप्लाई करेगा हर एक पॉइंट पे और वो भी हर एक डायरेक्शन से। अब जब ये पानी इस पे जो है चारों तरफ से फोर्स अप्लाई करेगा तो होगा क्या, होगा ये कि इसका जो वॉल्यूम है ये घट जाएगा, मतलब ये जो पत्थर का टुकड़ा है ये सिंक हो जाएगा। तो यहां पे जो है ये कुछ इस तरह से ये सिंक हो जाता है, इसका जो वॉल्यूम होता है ये अब घट के कुछ हो गया इतना। मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो इसका वॉल्यूम घटेगा ये बहुत कम घटेगा, ये ध्यान में रखें। ऐसा नहीं है बहुत घट जाएगा, ये बहुत कम घटता है।
तो हमने माना कि ये जो टोटल फोर्स जो यहां पे अप्लाई हुआ है, ये पानी अप्लाई किया है, अगर हम इन टोटल फोर्स के जो मैग्नीट्यूड है उसे जोड़ देते हैं तो हमने माना कि जो टोटल फोर्स है वो है F। हम यहां डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और हमने माना इनिशियली जो है इसका वॉल्यूम जो था, ये जो पत्थर था इसका इनिशियली वॉल्यूम V था, और घट के जो है अब इसका जो वॉल्यूम है ये हो गया है V1। अब जो है हम ये देख लेते हैं कि जब ये बॉडी डिफॉर्म में हुआ है, इसमें डिफॉर्मेशन आया है, तो इसमें एक वॉल्यूम स्ट्रेन होगा और नॉर्मल स्ट्रेस होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि यहां पे नॉर्मल स्ट्रेस होगा कितना। तो यहां पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, सो जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है इस सरफेस पे, मतलब इस पत्थर के सरफेस पे जो टोटल सरफेस है उस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है F पर यूनिट एरिया। एरिया कौन सा एरिया? ये जो सरफेस है जिसपे ये टोटल फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये वाला एरिया। तो हमने माना कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया है ये है A। अब फोर्स पर यूनिट एरिया ये बराबर होता है प्रेशर के। तो ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस। अब चलिए देख लेते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेन कितना होगा। देखिए स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहां पे वॉल्यूम स्ट्रेन के केस में ये होगा कि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहां पे जो चेंज इन वॉल्यूम होगा ये कितना होगा देख लेते हैं। यहां पे जो चेंज इन वॉल्यूम होगा, यहां पे जो चेंज इन वॉल्यूम होगा, चेंज इन वॉल्यूम ये होगा। सो हम चेंज इन वॉल्यूम को जो है नॉर्मली हम डिनोट करते हैं डेल्टा, चलिए V से। तो जो चेंज इन वॉल्यूम होगा ये होगा ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम। तो यहां पे जो ओरिजिनल वॉल्यूम था इससे पहले वो था V, बाद में घटा, कितना घट के हो गया है V1। तो ये हो गया चेंज इन वॉल्यूम। तो यहां से जो है हम निकाल लेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन को। तो यहां से आगे जो है वॉल्यूम स्ट्रेन हमें मिलेगा, वॉल्यूम स्ट्रेन ये बराबर होगा चेंज इन वॉल्यूम है डेल्टा V डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम है V। यहां मैं आपको बता दूं कि जब हम वॉल्यूम स्ट्रेन पता करते हैं तो यहां पे जो है हम एक निगेटिव साइन अपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो है यहां पे वॉल्यूम घट रहा है। तो यहां पे जो प्रेशर है, यहां पे जो ये प्रेशर अप्लाई हो रहा है, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम जो है यहां पे घटेगा, दैट्स व्हाई यहां पे नेगेटिव साइन है। तो ये हो गया वॉल्यूम स्ट्रेन। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे जो है नॉर्मल स्ट्रेस और ये वॉल्यूम स्ट्रेन जो है इनका वैल्यू जो है हम यहां पे इससे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में यहां पे पुट करेंगे। तो यहां से देखिए B जो कि बल्क मॉडुलस होगा वो कितना होगा। तो यहां से जो है बल्क मॉडुलस निकल के आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस की जगह पे हम पुट करेंगे P जो कि नॉर्मल स्ट्रेस होगा, यहां पे हम लिखेंगे P डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन है ये माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो मतलब यहां पे माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय V। अब ये जो V है ये ऊपर चला जाएगा, P के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से हमें मिलेगा माइनस P इंटू V डिवाइडेड बाय डेल्टा V। तो ये हो गया यहां पे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब चलिए इसका जो है SI यूनिट देख लेते हैं, इसका SI यूनिट क्या होगा। तो यहां पे जो इसका SI यूनिट होगा, SI यूनिट जो होगा वो होगा कितना, देखें यहां पे ये जो V डिवाइडेड बाय डेल्टा V है इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि दोनों का जो यूनिट है वो सेम होगा तो कट जाएगा। तो बचेगा ये जो प्रेशर का यूनिट होगा वो। तो यहां पे जो प्रेशर का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पे जो इसका SI यूनिट होगा ये होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को जो है हम एक और नाम से जानते हैं जो कि होता है पास्कल। तो यहां पे जो है ये रहा इसका SI यूनिट, किसका, इस बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। यहां से जो है हम एक और टर्म के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है कंप्रेसिबिलिटी। ये बराबर होता है किसके, 1/बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। अब चलिए जो है इसका मतलब देख लेते हैं क्या है। मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का ये जो इनिशियल वॉल्यूम है ये सेम है। हम क्या करते हैं, दोनों पे जो है ये सेम प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट में ये जो चेंज इन वॉल्यूम है ये कम होगा, उसका ये जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा ये ज्यादा होगा। और जिसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा उसका ये जो कंप्रेसिबिलिटी है ये ऑब्वियसली कम होगा। इसका मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट को दबा पाना उतना ही कठिन होगा जिसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा। तो इसे और बेहतर समझने के लिए हम यहां पे जो है कुछ एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहां पे ये जो स्टील है इसका जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये है 160 गीगापास्कल, और वहीं पे वाटर का जो है ये है 2 गीगापास्कल, और एयर का जो है ये है 0.0001 गीगापास्कल। तो जो सबसे ज्यादा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो है स्टील का।
हमें पता है कि जब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा तो उसका जो कंप्रेसिबिलिटी होगा वो कम होगा। तो यहां पे स्टील का जो कंप्रेसिबिलिटी होगा वो कम होगा, सबसे कम होगा। किसके रेस्पेक्ट में? इस वाटर और एयर के रेस्पेक्ट में। जबकि वहीं पे इस वाटर का जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये है 2, मतलब इस स्टील से जो है ये कम है। तो इसका जब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होगा तो इसका जो कंप्रेसिबिलिटी होगा ये ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? इस स्टील के कंपैरिजन में। और वहीं पे ये जो एयर है इसका जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये सबसे कम है, बहुत कम है। तो इसका जो कंप्रेसिबिलिटी है ये सबसे ज्यादा होगा, अर्थात इसे दबा पाना सबसे ज्यादा आसान होगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि स्टील का जो कंप्रेसिबिलिटी है ये सबसे कम है, वाटर का उससे ज्यादा है, और एयर का जो है ये और ज्यादा है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो सॉलिड होता है, मतलब स्टील जो है ये सॉलिड है, सॉलिड का जो कंप्रेसिबिलिटी होता है वो सबसे कम होता है, और वाटर का जो है सॉलिड से ज्यादा होता है, मतलब लिक्विड का जो है वो सॉलिड से ज्यादा होता है, और एयर का जो है, एयर तो गैस है, गैस का सबसे ज्यादा होता है कंप्रेसिबिलिटी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।